स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। बेसिकली आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऐसे सर्किट सॉल्व कर रहे हैं जिनमें नॉर्मली रजिस्टर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और BEE के कोर्स में ये ऑप्शनल होता है, अगर आप पढ़ लें तो भी ठीक है, अगर आप इसको सेकंड कोर्स में पढ़ें तो भी ठीक है। नॉर्मली मैं इसको फर्स्ट कोर्स में साथ ही पढ़ा देता हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब ये एक कंपोनेंट है जो आप रजिस्टिव सर्किट सॉल्व कर रहे होते हैं, उसमें ये आ सकता है। तो फिर हम पूरा डिटेल से तो नहीं पढ़ेंगे कि ऑपरेशन एम्पलीफायर का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे बनता है। हम जेनेरिक वो कंडीशंस देखेंगे कि जिनको यूज़ करके हम ऐसे सर्किट सॉल्व कर सकें जिनमें ऑपरेशन एम्पलीफायर आ जाए। हम उन पर जो लॉज हमने पढ़े हैं, थेवेनिन, नॉर्टन, किरचॉफ लॉज, वो अप्लाई कर सकें ऐसे सर्किट में जिनमें ऑपरेशन एम्पलीफायर आ जाए। तो बेसिकली ये सिंबल है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। इसकी दो इनपुट्स होती हैं। इसको हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग, जो पॉजिटिव इनपुट होती है, इसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है। और V0 का इनपुट से रिलेशन क्या होता है? वो होता है पॉजिटिव इनपुट माइनस नेगेटिव इनपुट इनटू A0। A0 होता है इसका गेन। A0 ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है बेसिकली वो बहुत अच्छे एम्पलीफायर्स हैं वोल्टेज के लिहाज से। इनका गेन टेंस ऑफ थाउजेंड से 100,000 टाइम्स हो सकता है। तो ये बहुत अच्छे वोल्टेज एम्पलीफायर होते हैं। इनको ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसलिए कहा जाता है कि इनिशियली जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज हुए थे तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज हुए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, समेशन वगैरह के लिए यूज हुए थे, इसलिए इनको ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहा जाता था। लेकिन उसके बाद इनके बहुत से और भी यूजेस हो गए, कॉम्प्लेक्स यूजेस भी इनके इन्वॉल्व हो गए, लेकिन इनको नाम वही कहा जाता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अच्छा, अब इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दो DC वोल्टेजेस होती हैं, एक VCC और VEE। ये बेसिकली इसको ड्राइव करती हैं, ये इसको एक्टिव करती हैं, क्योंकि ये एक एक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है। ये बगैर आप अगर इसको DC सप्लाई नहीं देते तो ये काम नहीं कर सकता। एक्टिव कंपोनेंट, अब रेजिस्टर आपका पैसिव कंपोनेंट है। रेजिस्टर को यूज करने के लिए आपको अलग से कोई DC सप्लाई नहीं देनी पड़ती, लेकिन एक्टिव कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आपको अलग से पहले एनर्जाइज करना पड़ता है। जब आप उनको एनर्जाइज करते हैं, उनको बायस करते हैं, तो वो यूजफुल होते हैं। तो ये VCC और VEE पहले आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्टिव हालत में आता है। फिर आप जो इनपुट और आउटपुट अप्लाई करते हैं, इनपुट अप्लाई करते हैं, वो उससे रिलेटेड आपको आउटपुट देता है। रिलेशन आउटपुट का इनपुट से ये है, A0 गेन है, ठीक है। और ये इसका टेंस ऑफ थाउजेंड में हो सकता है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल एक रेजिस्टेंस होती है जिसको हम कहते हैं RI या R इनपुट। उसके क्रॉस जो वोल्टेज होते हैं उसको हम V इनपुट कहते हैं। और आउटपुट की तरफ देखें तो आपको नजर आ रहा है एक रेजिस्टर है जिसको R0 या आउटपुट रेजिस्टेंस कहा जाता है, और एक डिपेंडेंट सोर्स है जो कि इक्वल है A0 V इन की, यानी कि ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू है A0 V इन। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब VCC और VEE होते क्या है? बेसिकली VCC ट्रेडिशनली पॉजिटिव DC वोल्टेज होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपने सर्किट में जो ग्राउंड मेंशन किया हुआ है उसके लिहाज से VCC पॉजिटिव वोल्टेज होती है ट्रेडिशनली, और VEE नेगेटिव, या आप VEE को कभी ग्राउंड भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सप्लाई एग्जिस्ट करेंगी VCC VEE, तो आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर से कोई काम ले सकते हैं। और दूसरा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर कितनी आउटपुट दे सकता है, कितना गेन दे सकता है, मैक्सिमम वो कितने वोल्टेज दे सकता है, मिनिमम आउटपुट पे वो कितने वोल्टेज दे सकता है, ये चीज़ भी आपकी इन DC सप्लाईज पर डिपेंड करनी होती है। जितनी आपकी DC सप्लाई है उतनी ही रेंज में ये
आउटपुट दे सकता है। वैसे तो ये इसका गेन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर ये +15 है और ये -15 है तो ये लिमिट भी करता है आपके आउटपुट को। अगर VCC 15 है और VE -15 है तो ये V0 15 से ज़्यादा नहीं हो सकती और -15 से कम नहीं हो सकती। ये इन 15 प्लस -15 के दरमियान में इनकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। जो भी आउटपुट होगी वो इन दो वैल्यूज के दरमियान में आएगी, इससे एक्सीड नहीं कर सकती। तो ये पावर सप्लाई ना सिर्फ इसको एनर्जाइज करती हैं बल्कि इसकी आउटपुट को लिमिट भी करती है। ठीक है, तो मैक्सिमम वोल्टेज ये कितनी दे सकता है 15, मिनिमम वोल्टेज ये कितनी हो सकती है V0 मैक्सिमम कितनी हो सकती है 15, V0 मिनिमम कितनी हो सकती है -15। तो ये सप्लाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट को लिमिट भी करती है। अब ऐसे सर्किट्स जिसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर आ जाए उसको दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर जहां पर भी आया है उसकी जगह उसका इक्विवेलेंट मॉडल सब्स्टिट्यूट कर दें और उसके बाद सर्किट को सॉल्व कर लें। ठीक है, ये है उसकी मॉडल को यूज करके हम सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। हमने जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ना है बेसिकली वो है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब हमने पढ़ना है तो उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि मॉडलिंग के बगैर वो ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं उसको हम उसके इक्विवेलेंट सर्किट उसके इक्विवेलेंट मॉडल से सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं। लेकिन हम जो पढ़ना है इस कोर्स में हम पढ़ेंगे कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आपने कैसे सॉल्व करना है। मींस आपके सर्किट्स में जो भी एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा होगा वो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा। तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशंस क्या होती हैं? नंबर 1, हम एज्यूम करते हैं आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन इनफिनिट हो, उसकी इनपुट रेजिस्टेंस इनफिनिट हो, आउटपुट रेजिस्टेंस R0 उसकी 0 होगी, उसके V पॉजिटिव इक्वल होंगे V नेगेटिव के, वोल्टेज एट इनपुट 1 इसको हम V पॉजिटिव कहते हैं और वोल्टेज एट नेगेटिव इनपुट इसको हम V नेगेटिव कहते हैं। तो V पॉजिटिव V नेगेटिव के इक्वल होगा और I पॉजिटिव और I नेगेटिव दोनों 0 होंगे। ये कंडीशंस हैं आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। अब आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ये 5 कंडीशंस हैं जिसमें से ये 2 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको इन 2 कंडीशंस की समझ आ गई तो आप कोई भी ऐसा सर्किट सॉल्व कर सकते हैं जिसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हैं 5, लेकिन ये 2 समझना बहुत जरूरी है। इन 2 कंडीशंस की आपको समझ आ गई तो आप सारे ऐसे सर्किट सॉल्व कर सकते हैं जिसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हुआ होगा। क्या V पॉजिटिव है V नेगेटिव के, V पॉजिटिव है V नेगेटिव के इक्वल, और V पॉजिटिव और V नेगेटिव दोनों वोल्टेजेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये वोल्टेज भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये वोल्टेज भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है V नेगेटिव भी। दूसरा I पॉजिटिव जो कि पॉजिटिव टर्मिनल का इनपुट करंट है और I नेगेटिव जो नेगेटिव टर्मिनल का इनपुट करंट है वो 0 है। अब ऐसा क्यों है? ये क्योंकि हमने आइडियल कंडीशन में कहा है Ri इंफिनिटी है। इनपुट रेजिस्टेंस अगर Ri इंफिनिट हो जाए तो ना I पॉजिटिव फ्लो कर सकता है ना I नेगेटिव, क्योंकि इंफिनिट को हम एज ए ओपन सर्किट ट्रीट करते हैं। ठीक है, एज ए ओपन सर्किट ट्रीट करते हैं तो I पॉजिटिव भी 0 होगा और I नेगेटिव भी 0 होगा अगर आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें। दूसरा V पॉजिटिव V नेगेटिव के इक्वल कैसे है? जब I पॉजिटिव I नेगेटिव जो करंट इस रेजिस्टेंस में से पास कर रहा है वो 0 है, इसका मतलब है कि इस रेजिस्टर के क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। अगर जो करंट हमने अभी कहा कि अगर ये 0 है, अगर इस रेजिस्टेंस में जो करंट पास कर रहा है वो 0 है तो 0 इनटू इंफिनिटी या 0 इनटू वेरी लार्ज वैल्यू विल बी 0। तो क्योंकि इसके क्रॉस V IR कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा, इसलिए V पॉजिटिव जो है
जो कि वोल्टेज ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल इनपुट होता है इक्वल होगा वोल्टेज ऑफ नेगेटिव इनपुट। ये दो कंडीशन अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो आप कोई भी ऐसा सर्किट सॉल्व कर लेंगे जिसमें आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हो। तो अब हम इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसके बाद कुछ ऐसे सर्किट सॉल्व करेंगे जिसमें आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हो। स्टूडेंट, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशन है ये जो मैंने ड्रॉ की है। पॉजिटिव इनपुट पर इनपुट वोल्टेज दिए हैं Vs और नेगेटिव इनपुट को मैंने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है आउटपुट के साथ। तो अब हम अगर देखना चाहेंगे V0 का Vs से रिलेशन क्या है, तो हम ये देख सकते हैं कि V पॉजिटिव हमें पता है वोल्टेज ऑफ पॉजिटिव इनपुट होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होती है V पॉजिटिव, और V नेगेटिव भी वोल्टेज ऑफ नेगेटिव टर्मिनल होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो V पॉजिटिव इस पॉइंट के वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और VSP इसी पॉइंट के वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम कह सकते हैं V पॉजिटिव एक्चुअली इस केस में Vs है, नजर आ रहा है Vs और V पॉजिटिव सेम वोल्टेजेस हैं। अब अगर V पॉजिटिव Vs है और अगर V पॉजिटिव Vs के इक्वल है तो फिर V नेगेटिव भी Vs के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि आइडियल ऑपरेशनल ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंसीडर किया है हमने। तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की दो कंडीशंस मैंने आपको कहा था, याद रखिएगा। एक तो V पॉजिटिव V नेगेटिव के इक्वल होता है और I पॉजिटिव और I नेगेटिव जीरो होती है। अब इस कंडीशन को यूज करते हुए अगर V पॉजिटिव Vs है तो V नेगेटिव भी Vs होगा, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कंडीशन को यूज करते हुए। तो लेकिन V नेगेटिव तो एक्चुअली V0 भी है। अब देखेंगे दोनों सेम पॉइंट हैं। V नेगेटिव डायरेक्टली हमने V0 से कनेक्ट कर दिया है, V0 भी इस पॉइंट के वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, V नेगेटिव भी इसी पॉइंट, ये सेम पॉइंट है, वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो V नेगेटिव तो V0 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि Vs फिर V0 के इक्वल है या V0 है Vs के इक्वल। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जब हमने इस कॉन्फ़िगरेशन में लगाया तो हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट पर कौन से वोल्टेज मिल रहे हैं? वही वोल्टेज जो इनपुट पर है, वही वोल्टेज जो इनपुट पर अवेलेबल है। अगर आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करें कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ सप्लाई लगाएं और नेगेटिव टर्मिनल को आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं यूनिटी गेन बफर। अगर आउटपुट डायरेक्टली इनपुट के इक्वल है, इसका मतलब है ना वो कम हुई है ना वो ज्यादा हुई है। इसका मतलब है कि उसका गेन कितना है? 1 टाइम्स Vs इज इक्वल टू V0। तो इसलिए इसको कहते हैं यूनिटी गेन बफर। तो फिर इस चीज का फायदा क्या है? अगर हमने इनपुट वोल्टेज ही डायरेक्टली आउटपुट वोल्टेज पे देनी है तो फिर ये इतना महंगा कंपोनेंट, निस्बतन महंगा कंपोनेंट लगाने की क्या जरूरत है? यूनिटी गेन बफर आइसोलेट करता है आपकी आउटपुट को आपकी इनपुट से, क्योंकि हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर में देखा है कि इनपुट का आउटपुट से कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता। तो अगर ऐसे केस में कि आउटपुट पर कोई करंट या वोल्टेज स्पाइक हो तो वो इनपुट से आइसोलेट रहता है। मींस आउटपुट पर अगर वोल्टेज कम या ज्यादा हुई है तो वो बाकी कंपोनेंट्स को इफेक्ट नहीं करेगी। आपने मीन बहुत से कंपोनेंट आपस में कनेक्ट किए हुए हैं, लेकिन विद यूनिटी गेन बफर तो हर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से आइसोलेट है। अगर इसमें कोई वोल्टेज सर्ज आता है तो वो दूसरे को बर्न नहीं करेगा। तो इसका ये फायदा है। अगर नॉर्मली डायरेक्टली कनेक्ट हो तो वो सारे कंपोनेंट्स आपके जल सकते हैं। तो ये एक यूज है यूनिटी गेन बफर का, हम बिना वजह नहीं लगा सकते ऐसी कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके अलावा हम और कॉन्फ़िगरेशन इसके पढ़ते हैं। एक होती है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एक होती है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर।
तो वो क्या होती है वो भी आपके सामने मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्टूडेंट ये दो और कॉन्फ़िगरेशन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर को के साथ मैंने एक इनपुट पे रेजिस्टर लगाया और एक फीडबैक रेजिस्टर आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दिया। और एक कॉन्फ़िगरेशन ये हो सकती है कि सेम यही काम मैंने नेगेटिव टर्मिनल के साथ किया और डायरेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल पे इनपुट दे दी वीएस। तो अभी हम नहीं देखते कि इनका नाम क्या है, उसको हम ये इनमें से इन्वर्टिंग कौन सा है नॉन इन्वर्टिंग कौन सा है, हमने जो पढ़ा हुआ है किरचॉफ लॉस उसके मुताबिक हम इस सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है कि वोल्टेज एट नेगेटिव टर्मिनल उसको हम क्या कहते हैं वी नेगेटिव, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है। वोल्टेज एट पॉजिटिव टर्मिनल होती है वी पॉजिटिव। ये जो इनकमिंग करंट होता है आई नेगेटिव होता है, जो ये पॉजिटिव की इनकमिंग करंट होता है वो आई पॉजिटिव होता है। तो हम इसकी यूजिंग केसीएल अगर मैं इस नोड की इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा, V नेगेटिव माइनस Vs ओवर R1 प्लस V नेगेटिव माइनस V नॉट ओवर R2 प्लस I नेगेटिव इक्वल टू 0। यही होगी यूजिंग केसीएल। नोडल एनालिसिस की मैंने इक्वेशन लिखी है यूजिंग केसीएल। अब अगर ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो ये इस कंडीशन को फॉलो करता होगा V पॉजिटिव इज इक्वल टू V नेगेटिव एंड I पॉजिटिव और I नेगेटिव 0 है। ये 5 में से 2 मेन कंडीशंस हैं जो मैंने कहा था आपको याद रखनी है। तो अगर V पॉजिटिव V नेगेटिव के इक्वल है तो V पॉजिटिव तो डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो V पॉजिटिव अगर डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है, ग्राउंड का पोटेंशियल तो 0 होता है, तो V पॉजिटिव हो गई 0। तो अगर V पॉजिटिव V नेगेटिव के इक्वल होती है तो V नेगेटिव भी हो गई 0। तो हम V नेगेटिव की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दें और I नेगेटिव दूसरी कंडीशन की वजह से हमें पता है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये 0 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा। और V नेगेटिव की जगह हम V पॉजिटिव की वैल्यू जो कि 0 है अगर वो सब्स्टिट्यूट कर दें क्योंकि V पॉजिटिव V नेगेटिव के इक्वल होता है। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में V पॉजिटिव डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है तो इसका मतलब है उसका पोटेंशियल 0 है। तो हम 0 को सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में तो क्या बन जाएगा 0 माइनस Vs ओवर R1 प्लस 0 माइनस V नॉट ओवर R2 इज इक्वल टू 0। यही बन जाएगा। तो V नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, V नॉट इस केस में आउटपुट का इनपुट से रिलेशन क्या बन जाएगा, V नॉट विल बी R2 ओवर R1 इंटू Vs। आउटपुट का इनपुट से रिलेशन क्या बना, आउटपुट इज R2 ओवर R1 टाइम्स द इनपुट। आउटपुट इज R2 ओवर R1 टाइम्स द इनपुट विद द नेगेटिव साइन माइनस R2 और R1 अगर इनपुट से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो बनती है आउटपुट। तो अब ये चीज क्या बता रही है, ये बता रही है कि ये एक इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इसकी इनपुट पर जो सिग्नल होगा, लेट्स से अगर वो ये सिग्नल है तो वो आउटपुट पर R2 और R1 टाइम्स एम्पलीफाई होगा, आउटपुट पर R2 ओवर R1 टाइम्स एम्पलीफाई होगा लेकिन इन्वर्ट होगा। ये जब इसका पॉजिटिव साइकिल है तब ये नेगेटिव होगा, जब इसका नेगेटिव है तब ये पॉजिटिव होगा। 180 डिग्री इन्वर्ट हो गया। ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है इसलिए इसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। दूसरा कितने टाइम्स का गेन हुआ वो अब R2 और R1 की वैल्यू डिसाइड करेगी। लेट्स से R2 इज 100 ohms एंड R1 इज 10 ohms।
देन 100/10 विल बी 10। तो रिलेशन क्या बनेगा, V नॉट इज -10 टाइम्स द Vs। तो इनपुट को 10 टाइम्स एम्पलीफाई कर देगा, लेकिन क्यों नेगेटिव साइन की वजह से इन्वर्ट करेगा उसको, ठीक है। इस वाली कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, क्योंकि ये इनपुट को एक तो इन्वर्ट कर देता है, दूसरा एम्पलीफाई भी करता है। एम्पलीफाई किस रेशियो से करता है, R2/R1। तो ये टोटली आप इन रेजिस्टर की वैल्यूज क्या रखते हैं ये डिसाइड करेगा कि आपका आउटपुट सिग्नल कितना एम्पलीफाई होगा, ठीक है। तो टोटली आप देख लें, गेन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, आपका फिक्स्ड कंपोनेंट्स पे। R1 में चेंज नहीं होना, R2 में चेंज नहीं होना, ये फिक्स्ड कंपोनेंट हैं, फिक्स्ड वैल्यूज हैं। तो इसीलिए आप अगर किसी स्पेसिफिक गेन का ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाना चाह रहे हैं, मींस आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा एम्पलीफायर बनाऊं जो मेरी इनपुट को 10 टाइम्स एम्पलीफाई कर दे, तो आप सिंपल R2 की वैल्यू रखें 100, R1 की रखें 10, तो वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपकी इनपुट को 10 टाइम्स एम्पलीफाई कर देगा। लेकिन ये जो VCC और VEE की वैल्यूज आपने दी होगी, वो इस आउटपुट को लिमिट करनी होगी। लेट्स से आप इनपुट पर दे देते हैं VS, दे देते हैं 2 वोल्ट्स। 2 वोल्ट्स आपने VS दे दी, 10 टाइम्स वो एम्पलीफाई होके V नॉट क्या बन जाएगा, V नॉट विल बी -10 into 2 -20। पावर सप्लाई आपने दी हुई है +15 और -15। पावर सप्लाई आपने दी है +15 और -15। तो अब इस केस में V नॉट -20, बेशक आपने कॉन्फ़िगरेशन ऐसी की हुई है, लेकिन ये उसकी आउटपुट रेंज जो कि लिमिट करती हैं ये सप्लाई, उससे एक्सीड कर रहा है। -20 मैग्नीट्यूड में -15 से बड़ा है, ठीक है। तो ये -15 से मजीद छोटी वैल्यू नहीं दे सकता, तो -20 -15 से कम है, तो इस केस में ये ऑपरेशन एम्पलीफायर आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि आपने पावर सप्लाईज कम वैल्यू की लगा दी, आपका गेन ज्यादा बन रहा है। तो आपको या तो अगर -20 लेना है तो ये रेंज बढ़ा दें, इसको +-20 कर दें, या फिर अपनी इनपुट को कम करें जो कि इस रेंज में रहे, ठीक है। तो दोनों चीजों से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, क्या करता है, एक एम्पलीफाई करता है और दूसरा इन्वर्ट करता है। इस वाली कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आ जाएं। इस वाली कॉन्फ़िगरेशन को देखें, अगेन पॉजिटिव टर्मिनल की वोल्टेज को हम V पॉजिटिव कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल की वोल्टेज को V नेगेटिव कहते हैं। तो हम अगर V नेगेटिव यूजिंग KCL इसकी इक्वेशन लिखें तो क्या होगी, V नेगेटिव ओवर R1, V नेगेटिव, ये भी V नेगेटिव है, V नेगेटिव ओवर R1 प्लस V नेगेटिव माइनस V नॉट ओवर R2 प्लस I नेगेटिव इक्वल टू 0। अब अगर ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो इसमें V पॉजिटिव V नेगेटिव के इक्वल होगा, और V पॉजिटिव कितना है, V पॉजिटिव इज एक्चुअली Vs, और ये इक्वल होगा V नेगेटिव के, क्योंकि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कंडीशन ये कहती है। और I पॉजिटिव और I नेगेटिव 0 होते हैं, तो इसका मतलब है ये 0 हो जाएगा। तो अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, Vs ओवर R1 प्लस Vs माइनस V नॉट ओवर R2 इक्वल टू 0। तो V नॉट का इस केस में क्या रिलेशन बनता है, V नॉट विल बी R2 टाइम्स Vs over R2
प्लस वी एस ओवर आर वन। तो ये क्या बनेगा, वी नॉट विल बी, अगर मैं आर टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं और वी एस को कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस आर टू ओवर आर वन टाइम्स वी एस। अब ये रिलेशन क्या बन रहा है आउटपुट का इनपुट से, इनपुट इतने टाइम्स एम्पलीफाई हो रही है और इन्वर्ट नहीं हो रही, तो इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के वी एस 1 प्लस आर टू और आर वन टाइम्स एम्पलीफाई होगी और अगेन आर टू और आर वन आपके कंट्रोल में है। ये वैल्यूज आपने डिसाइड करनी है, आपको जितना गेन चाहिए, आप चाहते हैं कि जितने टाइम के ज़्यादा हो जाए उस लिहाज से आप आर टू और आर वन की वैल्यूज सेलेक्ट कर लें, तो वो उतने टाइम्स का गेन मिल जाएगा। और ये क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं है इसलिए ये नॉन इन्वर्टिंग होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसको हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसके अलावा अगेन इसमें भी VCC और VEE की वैल्यूज क्या हैं वो आपने डिसाइड करनी है, क्योंकि आपकी आउटपुट बेशक ऑपरेशनल एम्पलीफायर बहुत अच्छा एम्पलीफायर है, वो टेंस ऑफ थाउजेंड का गेन दे सकता है, लेकिन वो हमेशा गेन V नॉट इतना ही देगा जितना इन सप्लाईज की आपने वैल्यूज दी हुई हैं। अगर ये प्लस माइनस 20 है तो आउटपुट प्लस माइनस 20 से ज़्यादा नहीं आ सकती, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये पावर सप्लाईज की वैल्यू आउटपुट को भी लिमिट करती है। तो ये था कॉन्फ़िगरेशन ऑपरेशनल एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग की, और ये इन्वर्टिंग की कॉन्फ़िगरेशन थी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। हमने सिंपल KCL यूज़ किया है और ये दो कंडीशन यूज़ की हैं और हमने इन सर्किट्स के लिए KCL अप्लाई कर दिया है। तो आई थिंक आपको ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ सर्किट्स को सॉल्व करेंगे, तो होपफुली आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा।